राजदीप सरदेसाई जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और कहा कि आप राजद्रोह के केस में किसी को गिरफ्तार ना करें, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये बात? ये देखिए, मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है ऐतिहासिक है, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ सरकार को एक तरह से चेतावनी दी है कि आप इसे जल्द से जल्द री एग्जामिन करिए, और जब तक आप इसकी पूरी समीक्षा नहीं करते तब तक आप कोई नया केस नहीं ला सकते, और जो अभी के भी केसेस हैं उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। यानी कोर्ट ने अपना मन साफ बना लिया है कि उनको लगता है ये जो सेडिशन का जो कानून है वो आज के भारत में उसकी कोई जगह नहीं है। आपके पास आईपीसी में कई ऐसे प्रावधान है जिसके मुताबिक आप इस तरह के अगर कार्रवाई करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने इसका गैर इस्तेमाल किया है। दिशा रवि पिछले साल एक 21 साल की महिला जो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, उनको जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने उन पर सेडिशन का चार्ज लगाया, उनको जेल में रखा कुछ दिनों के लिए। उसके बाद मुझे लगता है कोर्ट ने तो मन बना लिया है, और यही वजह है कि उन्होंने सरकार के आर्ग्यूमेंट्स खारिज करके साफ कहा है कि हम इस लॉ पर एक तरह से रोक लगा रहे हैं, इस कानून पर रोक लगा रहे हैं, जब तक आप हमें पूरी तरह से नहीं समीक्षा करते और बताते कि आप करना क्या चाहते हैं, और जुलाई की डेट भी फिक्स कर दी है। तो मुझे लगता है एक ऐसा कानून, और ये आखिरी बात मैं कहूंगा कि 1837 में इसे मकौले ने पहली बार लाया था। उसके बाद 1870 में ब्रिटिश राज में इसका इस्तेमाल किया गया, क्योंकि ब्रिटिश राज को डर था कि कुछ जो हमारे जो लोग स्वतंत्रता चाहते थे उनके खिलाफ हम ये कानून का इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा कानून हम 75 साल हो गए आजादी के, और ऐसा कानून लाते हैं जो ब्रिटिश राज में चलता था। तो मुझे लगता है कोर्ट ने साफ कहा है कि अब ये मामला नहीं चल सकता, आप हमें बताइए आप करना क्या चाहते हैं इस कानून से, और जल्द से जल्द बताइए, क्योंकि इसीलिए जुलाई की हियरिंग फिक्स की गई है। बहुत ही बड़ा मुझे लगता है ऐतिहासिक फैसला है। राजदीप जी आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्योंकि अभी हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्टर है उनसे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे के पूरे जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो उन्होंने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से कि वो राजद्रोह के कानून के तहत किसी को गिरफ्तार ना करे। तो ये एक्सपेक्ट करने वाली बात जो है, क्या ऐसे में भी सरकार गिरफ्तार कर सकती है किसी को? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, न केवल एक्सपेक्ट, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि साफ साफ कहा है कि जिन पर कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को रोक लगाई जाए। जिन पर आप अब मुकदमा लगाना चाहते हैं राजद्रोह के, वो भी मत, आप पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कि इस तरह के मुकदमे मत लगाइए। तो मुझे लगता है एक साफ इशारा मिल गया, और ये भी कहना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने खुद कहा है कि हम रिव्यू और समीक्षा के लिए तैयार है। तो एक तरफ सरकार भी एक तरह से मान रही है कि ये कानून जिस तरह से इस समय 124A का इस्तेमाल हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कमियां हैं, वो कमियां दूर करनी पड़ेगी। और इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो माहौल बन रहा है उसमें आज की तारीख में कोई आसानी से अब राजद्रोह का मुकदमा किस पर चला पाएगा। हाँ, कुछ पुलिस अफसर कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद आसान होगा किसी को भी, किसी सरकार को भी राजद्रोह का मामला लगाना, जब तक केंद्र सरकार तय नहीं करती है कि नया कानून होगा या इस कानून को हटाया जाएगा। एक इम्पोर्टेंट बात की सरकार रखा गया, उसमें कहा गया कि आप हमें वक्त दीजिए और हम इस कानून में कुछ परिवर्तन करेंगे, कुछ बदलाव करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 महीने का ये नोटिस था, उसके बीच में आपने क्या किया? तो आपको लगता है कि अब सरकार जो है इस कानून पर सुप्रीम कोर्ट कुछ नया ना कर दे, या कुछ इसमें इसको रद्द करने की या इसकी बात ना करे, तो इसमें कुछ बदलाव करने की कोशिश करेगी? आप क्रोनोलॉजी समझिए। एक साल पहले कुछ सिटीजन ग्रुप और एडिटर्स गिल्ड जैसे जो संस्थाएं हैं वो कोर्ट के सामने गई थी। उन्होंने कहा ये राजद्रोह का जो प्रावधान है इसे हटाइए, ये आज की तारीख में इसकी कोई जगह नहीं है। ये एक साल पहले, तब सरकार ने कुछ नहीं कहा। 10 महीने पहले चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये तो कॉलोनियल लॉ है, ये तो ब्रिटिश राज का लॉ है, इसे हटाना चाहिए। उसके बाद भी सरकार ने नहीं कहा।
शनिवार को सरकार ने तो साफ कहा था कि इसकी जरूरत है इस कानून की। अब सोमवार आते आते सरकार एफिडेविट में कोर्ट के सामने कहती है कि हमें लगता है इस कानून की री एग्जामिनेशन होनी चाहिए, इस पर रिव्यू होनी चाहिए, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। यानी 1 साल तक आपने कुछ नहीं किया। जब कोर्ट ने फाइनल हियरिंग की ऑर्डर दी तब आपने कोर्ट के सामने कहा कि हम री एग्जामिनेशन के लिए तैयार हैं। अब भी जब कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने महीनों में आप ये री एग्जामिनेशन तय करेंगे, तो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे तुषार मेहता, उन्होंने कोई डेट नहीं दी। तब कोर्ट ने कहा यह जल्द से जल्द करिए और जुलाई में हियरिंग होगी। इसकी एक महत्वपूर्ण बात है कि जस्टिस रमन्ना रिटायर होते हैं 26 अगस्त को। मुझे लगता है जस्टिस रमन्ना चाहते हैं उनके रिटायरमेंट के पहले ये मामला सुलझाया जाए या इस पर कोई ठोस फैसला किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है चीफ जस्टिस चाहता है कि अपनी एक विरासत हो, कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स दी जाए ताकि अगला जनरेशन, अगली पीढ़ी भी जाने कि इस चीफ जस्टिस ने किया क्या। तो रमन्ना जी के रुख से साफ लगता है कि वो चाहते हैं इस पर कुछ ठोस फैसला जल्द से जल्द हो, अगस्त के पहले, जब वो रिटायर होते हैं उसके पहले हो। अब सरकार के बॉल में सरकार को तय करना है, क्या आप इसको पार्लियामेंट में लाकर नया कानून लाएंगे या इस कानून को रद्द करेंगे, या क्या आपकी क्या मंशा क्या है, ये अब साफ होगा अगले 2 महीने में। जिन पर बहुत सालों से राजद्रोह का केस चल, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और न जाने कितने सारे इसमें इस कानून की जद में आए हैं, क्या उनको भी राहत मिलेगी इस फैसले के बाद? इसमें एक प्रॉब्लम है, कई लोगों को जिन पर राजद्रोह का मामला लगाया गया है उन पर यूएपीए भी है, उन पर अलग क्रिमिनल कंस्पिरेसी के भी मामले लगे हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन पर केवल 124(a) धारा 124(a) के मुताबिक उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको राहत मिलेगी। लेकिन जो राजनेता है या कुछ अलग लोग हैं जिन पर अलग प्रावधान, अलग धाराओं के मुताबिक उन पर कानूनी कार्रवाई हो रही है, उनको मुझे नहीं लगता तुरंत राहत मिलेगी। जिनको केवल सिडिशन, राजद्रोह में पुलिस ने चार्ज किया या एफआईआर में केवल राजद्रोह है, ऐसे बहुत कम केस हैं, उनको राहत मिलेगी। देखिए 2019 में इस देश में कन्विक्शन रेट में केवल 3% कन्विक्शन रेट थी। ये इन मामलों में कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है। तो यही वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कानून की जरूरत क्या है। केवल ये राजनीतिक एक आपके पास एक हथियार बन गया था, अंग्रेजों ने इसका इस्तेमाल किया। अब हमारे 1947 के बाद हमारे आज की जो सरकारें हैं वो इसका गैर इस्तेमाल कर रही हैं, और ये केवल अब नहीं, ये पहले से है। इसीलिए मुझे लगता है एक माहौल बन गया है जिसमें कोर्ट ने सीधा इशारा दिया है कि अब आप ठोस फैसला लीजिए, ये कानून रहेगा, और अगर रहेगा तो इस पर क्या आप गाइडलाइंस लाएंगे ताकि इसका गैर इस्तेमाल ना हो। सर, आपने अभी एक शब्द राजनीतिक इस्तेमाल जो होता है इस 24A का, तो इस पर ही मैं आगे बात बढ़ाते हुए आपकी ये पूछना चाहूँगा, क्या इसके कुछ पॉलिटिकल फॉलआउट्स देखने को मिल सकते हैं? ये जो फैसला फिलहाल इस पर जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक रोक लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, क्या इसके कुछ पॉलिटिकल फॉलआउट्स देखने को मिल सकते हैं? और दूसरा सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर आप एक हमारे दर्शक का कॉमेंट है उस पर थोड़ा सा इलेबरेट कर सके। सुभाष आध्ये हैं, इन्होंने पूछा है क्या कानून हटाने या बनाने के अधिकार कोर्ट को हैं? इनको थोड़ी क्लैरिटी नहीं है सर, अगर आप इलैबोरेट करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। मैं पहले वो सवाल का जवाब दूंगा क्योंकि बड़ा अच्छा सवाल है कि इस पर कई बार ये संविधान में भी कई डिबेट्स हुए हैं कि आखिर में कानून कौन बनाता है, कोर्ट बनाएगा या पार्लियामेंट बनाएगा, किसके दायरे में आता है। देखिए हक से आप देखें, अगर संविधान से देखें तो ये लोकसभा और पार्लियामेंट को कानून बनाने का पूरा हक है। लेकिन जब लोकसभा या राज्यसभा इस पर कोई पहल नहीं करती इतने सालों से, पार्लियामेंट इस पर कोई पहल नहीं करती, तब सवाल उठता है कि अगर पार्लियामेंट कुछ नहीं करेगी तो फिर कोर्ट को करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में जैसे मैंने कहा, कोर्ट जरूर इस कानून को स्क्रैप कर सकती है, कह सकती है ये गैर संवैधानिक है, ये कह सकती है कोर्ट। लेकिन इसके लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो केदारनाथ जजमेंट हुआ था 1962 में, जहां कहा गया था कि ये जो राजद्रोह का 124 का जो की धारा जो है
वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो संवैधानिक है। उसने वो तब था 5 जज का बेंच था। तो अगर आज आपको पूरी तरह से इस कानून को फिर से देखना है तो पूरा एक लार्जर बेंच की जरूरत पड़ेगी, 7 जजों की बेंच शायद पड़ेगी। तो ये एक पेचीदा सवाल है कि क्या पार्लियामेंट करेगा या कोर्ट करेगा। जो आपने कहा राजनीति की बात, देखिए आज आप देखिए नवनीत राणा पर महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा वो कह रही थी, वो मुख्यमंत्री के आवास पर जाकर वो बोलना चाहती थी, उस पर आपने उन पर राजद्रोह का मामला लगा दिया। अब जो भी है, क्या ये राजद्रोह बनता है? दिशा रवि ने कुछ ट्वीट कर दिया सरकार के खिलाफ, क्या वो राजद्रोह बन जाता है? किसी एक पत्रकार ने उत्तर प्रदेश खिलाफ की पोल खोल दी किसी एक मामले पर, क्या वो राजद्रोह बन जाता है? तो राजद्रोह क्या होता है, इसका जब तक क्लियर गाइडलाइंस नहीं मिलेंगे और इसका गैर इस्तेमाल होगा, राजनीति के लिए होगा, तो मुझे लगता है यही वजह है कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं, कोर्ट को भी लगता है कि ये धारा, ये प्रावधान अगर रहा भी इस फॉर्मेट में नहीं रह सकता, और जो 1962 का जजमेंट है केदारनाथ वर्सेस बिहार, उसको कहीं ना कहीं रिव्यू करना पड़ेगा। उसके लिए बड़ी बेंच भी बैठे तो भी सही होगा, क्योंकि आज की तारीख में 2022 में अगर इस तरह से राजद्रोह का गैर इस्तेमाल होता है तो कोर्ट के सामने और कोई उपाय नहीं है, भले ये कि कानून का रिव्यू हो जाए। हमारे जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने सवाल पूछा, मैं उसी को थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 377 को क्वैश किया था, क्या उसी तरीके से हो सकता है 124A भी? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसके लिए आपको बड़ी बेंच लगेगी, क्योंकि केदारनाथ केस में मुझे लगता है 5 जजों की बेंच बैठी थी। तो एक बार 5 जजों की बेंच ने कहा कि ये संवैधानिक है, तो अगर आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक कहना है तो आपको उससे बड़ी बेंच बिठानी पड़ेगी। तो आज की तारीख में तुरंत मुझे नहीं लगता इसे स्क्रैप किया जा सकता है। इस पर मुझे लगता है एक डिबेट होगा, पर जरूर रमन्ना जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एक इशारा तो दिया है कि कोर्ट को लगता है कि ये जो कानून इस प्रकार से जिसका इस्तेमाल हो रहा है ये असंवैधानिक है, इसमें बदलाव लाना पड़ेगा।